हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 7th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक क्रोमोसोमल पैकेजिंग के ऊपर रहेगा। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने क्रोमोसोमल पैकेजिंग के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने डीएनए से न्यूक्लियोसोम की सिंथेसिस को देखा था। आज हम न्यूक्लियोसोम से क्रोमोसोम की सिंथेसिस को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा जैसे कि कल हमने पढ़ा था, डीएनए कंपैक्ट होके क्या बना रहा था, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और वो न्यूक्लियोसोम अब फर्दर कंडेंस होके क्या बनाएगा, क्रोमेटिन बनाता है। जो फर्दर कंडेंस होके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो क्रोमेटिन होता है, उसी क्रोमेटिन में हमारा एक स्ट्रक्चर आता है 30 एनएम ये होता है नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, या फिर हम इसको 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 30 नैनोमीटर फाइबर की, तो न्यूक्लियोसोम कंपैक्ट फर्दर टू फॉर्म ए 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, या फिर हम इसको 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर भी बोल सकते हैं। द एडिशन ऑफ H1 histone leads to the formation of 30 nanometer fiber, which makes the DNA less accessible to the different DNA dependent enzymes। हमने जैसे कि कल भी बात की थी कि जो हमारा इनिशियल स्टेज का जो डीएनए रहता है, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर रहती है, ये हमारी एंजाइम के लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल रहती है। ठीक है, हाईएस्ट एक्सेसिबल। वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डीएनए है वो ओपन रहता है, एक्सपोजर रहता है वो। ठीक है, किसी भी एंजाइम के लिए क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी कंडेंसेशन होती जाएगी, ये एंजाइम से नॉन एक्सपोज्ड होता जाएगा। तो अगर हम बात करें 30 नैनोमीटर फाइबर की, तो इसके अंदर जब हमारे इनिशियली कोर जो स्टोन रहते थे, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो रहा था, डीएनए रैप कर रहा था। ये इस तरीके से रैप अराउंड हो जाता है इसके ऊपर। ठीक है, और ये इस तरीके से फर्दर एक और जगह क्या मिलेगा, इसको एक और न्यूक्लियोसोम मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या थे, न्यूक्लियोसोम की। यहाँ पे बीच में इनमें क्या हो रहा था, हमारा H1 स्टोन आ रहा था। जैसे ही यहाँ पे H1 स्टोन आता है, ठीक है, तभी इसकी क्या होती है, 30 नैनोमीटर फाइबर की फॉर्मेशन होगी। जब तक ये नहीं आएगा तब तक यहाँ पे 30 नैनोमीटर फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तब तक ये जो हमारे न्यूक्लियोसोम है, ये अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है, जब जैसे ही हमारा H1 आएगा, तभी इनकी क्या होगी, फर्दर कॉम्पैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि जो एडिशन है H1 की, वो क्या करती है, 30 नैनोमीटर फाइबर की फॉर्मेशन करवाती है, जिससे कि डीएनए क्या हो जाता है, लेस एक्सेसिबल हो जाता है डिफरेंट एंजाइम्स के लिए। ठीक है, देन उसके बाद देयर आर टू मॉडल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ 30 नैनोमीटर फाइबर, सोलेनोइड एंड जिगजैग मॉडल। जो हमारे ये 30 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर रहता है, जो ये हमारा 30 नैनोमीटर का फाइबर था, इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है, उसके लिए हमारे दो मॉडल होते हैं। पहला होता है हमारा सोलेनोइड और दूसरा होता है जिगजैग मॉडल। ठीक है, इन दोनों मॉडल्स की हम आगे बात करेंगे। उसके बाद अमीनो टर्मिनल टेल ऑफ कोर हिस्टोन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 30 नैनोमीटर फाइबर स्ट्रक्चर। जो हमारे हिस्टोन्स रहते हैं ना, जो हमारे कोर हिस्टोन थे, अब कोर हिस्टोन के अंदर हमारे कौन कौन से हिस्टोन आ रहे थे, उसमें थे हमारे H2A, H2B, H3 और H4। और हमने बताया था कि जो हिस्टोन रहते हैं, उनके पास एक क्या होती है, अमाइनो टर्मिनल टेल रहती है। तो जो ये हमारे कोर हिस्टोन्स रहते हैं, ठीक है, इनकी जो टेल है, अमाइनो टर्मिनल जो टेल रहती है, उस टेल का 30 नैनोमीटर फाइबर की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए होना असेंशियल रहता है। अगर ये अमाइनो टेल नहीं होगी हिस्टोन के पास, तो 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर हमारी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा H1 प्रोटीन था वो भी, प्लस जो हमारे H2A, H2B, H3, H4 जो हमारे कोर प्रोटीन रहते हैं, उनकी अमाइनो टर्मिनल टेल भी होना बहुत जरूरी है। उसके बिना 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी। देन उसके बाद टेल स्टेबलाइज द 30 नैनोमीटर फाइबर बाय इंटरेक्टिंग विद द एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। जो ये टेल्स रहती है ना, अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो ये हमारा कोर प्रोटीन है, यहाँ पे हर एक जो प्रोटीन होगा, हिस्टोन होगा, उसकी टेल होगी। ठीक है, ये टेल क्या करती है, एक न्यूक्लियोसोम की एडजेसेंट जो इसके न्यूक्लियोसोम रहेगा, जैसे कि एक यहाँ पे हमारे न्यूक्लियोसोम होगा, इसके साथ इंटरेक्शन में काम आएगा। क्योंकि जब इनकी कंडेंसेशन होगी, जब हमारा डीएनए फर्दर कंपैक्ट होगा, तो क्या होगा कि ये जो हमारे न्यूक्लियोसोम है, ये एक दूसरे के और भी पास आएंगे,
और ये इनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो कौन करवाता है, जो जो अमीनो टर्मिनल टेल रहती है वे करवाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अमीनो टर्मिनल टेल का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, according to the recent study, the interaction between the positively charged amino terminals of histone 4 H4 and negatively charged region of histone fold domain of histone H2A is particularly important for 30 nanometer fiber formation। अभी हम क्या कह रहे थे कि जो ये हमारे कोर प्रोटीन्स रहते हैं उनके पास अमाइनो टर्मिनल टेल का होना जरूरी था। ठीक है, और वो हमारे 30 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल थे। और उसमें से भी अगर हम बात करें पर्टिकुलरली H4 और H2 एक और प्रोटीन की, तो जो H4 हमारा हिस्टोन प्रोटीन रहता है उसका जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड रहता है, जो इसकी टेल होगी उसके अंदर क्या मिलेगा, एक हमें पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। ठीक है, और वो अमाइनो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, जो हमारी H2A हिस्टोन रहता है उसका नेगेटिवली चार्ज रीजन के साथ। ठीक है, तो इन दोनों की इंटरेक्शन जरूरी रहती है, तभी ये क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से कंडेंसेशन डीएनए की कर पाएंगे। फिर उसके बाद द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू न्यूक्लियोसोम एंड 30 नैनोमीटर फाइबर रिजल्ट इन द कंपैक्टेशन ऑफ लीनियर लेंथ ऑफ डीएनए बाय 40 फोल्ड्स। जो हम न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करवा रहे थे, ठीक है, और अभी हम जो ये फर्दर इसकी कंपैक्टेशन करवा रहे हैं 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर के अंदर, उससे क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो कितना फोल्ड हो जाता है, 40 टाइम फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसकी 40 टाइम कंपैक्टेशन हो जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टडी सजेस्टेड दैट 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन एटलीस्ट टू फॉर्म। जो ये हमारा 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर रहता है वो डीएनए के जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर दो फॉर्म में हमें मिल सकता है। पहला हमारा होता है इनएक्टिव क्रोमेटिन और दूसरा हमारा होता है एक्टिव क्रोमेटिन। जो इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है वो क्या होता है, इट टेंड्स टू हैव ए हाई न्यूक्लियोसोम रिपीट लेंथ एंड फेवर ए सोलेनोइड फोल्डिंग स्ट्रक्चर। अभी हमने बताया ना कि जो हमारा 30 नैनोमीटर फाइबर स्ट्रक्चर रहता है उसके लिए दो मॉडल होते हैं, एक हमारा होता है सोलेनोइड और एक जिगजैग मॉडल। तो जो इनएक्टिव क्रोमेटिन रहता है वो मोस्टली हमें किसके अंदर मिलेगा, सोलेनोइड फोल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर। दिस काइंड ऑफ क्रोमेटिन इंटरेक्ट विद द हिस्टोन H1 व्हिच हेल्प्स टू स्टेबलाइज इस स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा टाइप होता है एक्टिव क्रोमेटिन, इट टेंड्स टू हैव ए लो न्यूक्लियोसोम रिपीट लेंथ एंड फोल्ड्स अकॉर्डिंगली टू द टू स्टार्ट डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, देन उसके बाद अभी हमने जैसे कि बताया ना कि जो हमारा 30 नैनोमीटर मॉडल जो रहता है उसके हमारे दो मॉडल होते हैं। पहला हमारा होता है सोलेनोइड मॉडल और दूसरा हमारा होता है जिगजैग मॉडल। अगर हम सोलेनोइड मॉडल की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस टाइप की रहती है। ठीक है, और जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ हमें इस टाइप की मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसका कोर रहता है, ठीक है, जो हमारा सोलेनोइड मॉडल था इसका अगर हम कोर देखें तो ये हमारा कैसा होता है, ब्लैंक रहता है। ठीक है, DNA form a super helix containing a approximately 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न। जो हमारा सोलेनोइड मॉडल रहता है उसके अंदर हमारे 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न रहेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से टर्न बनाते हैं, जैसे कि ये एक हो गया। ठीक है, देन उसके बाद ये फर्दर ये हो गया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से एक एक टर्न बनाते जाएंगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है, सोलेनोइड मॉडल। इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसोम डिस्क स्टैक्ड on an edge in the form of helix. The linked DNA is buried in the center of the super helix। जो हमारा लिंकर डीएनए रहता है वो कहाँ पे मिलता है हमें, सेंटर के अंदर। जो ये बीच के यहाँ पे रहेंगे ना, जैसे कि ये एक हमारा टर्न ले रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिलता है ना, तो ये सेंटर की तरफ हमें मिलेंगे जो हमारा लिंकर डीएनए होगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो कोर रहता है वो हमारा कैसा रहता है, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम जिगजैग मॉडल की बात करें, इन दिस मॉडल न्यूक्लियोसोम फॉर्म है जिगजैग पैटर्न विद द एडिशन ऑफ H1 स्टोन। जब तक हमारा H1 स्टोन नहीं आएगा तब तक हमारी जिगजैग मॉडल की फॉर्मेशन नहीं होगी, सेम सोलेनोइड की भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा H1 होता है लिंकर, जो हमारा स्टोन रहता है वही इनकी कंपैक्टेशन आगे फर्दर करवाता है। longer linked DNA favor this conformation because linked DNA passes through the central axis of the fiber in a relatively straight form। हमने क्या बताया था, जो हमारा सोलेनोइड मॉडल रहता है उसके अंदर जो कोर रहता है वो कैसा होता है, ब्लैंक होता है। लेकिन जो जिगजैग मॉडल होता है उसके अंदर जो कोर रहेगा वो कैसा रहेगा, लिंकर डीएनए से फिल। इसीलिए कोई भी अगर हमारा क्रोमेटिन है जिसके अंदर लिंकर डीएनए की लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, उसके अंदर हमें कौन सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिगजैग मॉडल। क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा लेंथ का जो डीएनए रहता है ना, लिंकर डीएनए, वो
हमारा कहाँ पे कंडेंस हो जाता है, कोर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, जिगजैग मॉडल। देन उसके बाद स्ट्रक्चर आती है हमारी न्यूक्लियर स्कैफोल्ड। अभी तक हमने 30 नैनोमीटर फाइबर के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है, ये फर्दर कंपैक्टेशन की क्या बनाएगा, न्यूक्लियर स्कैफोल्ड। इसके अंदर क्या होता है, 30 नैनोमीटर फाइबर फॉर्म्स लूप ऑफ 40 to 90 kV, ठीक है, दैट आर हेल्ड टुगेदर एट देयर बेसिस बाय एन प्रोटीनियस स्ट्रक्चर रेफर्ड टू एज द न्यूक्लियर स्कैफोल्ड। जो हमारा न्यूक्लियर स्कैफोल्ड होता है, ये एक प्रोटीन होता है जो कि 30 नैनोमीटर फाइबर को कंपैक्ट करके रखेगा। टू क्लासेस ऑफ प्रोटीन, topoisomerase 2 and SMC protein, are found that contribute to the nuclear scaffold formation. Topoisomerase 2 ensure that loops are topologically isolated from one another. टोपोइसोमरेज 2 के लिए हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो हमारा टोपोइसोमरेज 2 होता है वो क्या करता है, डीएनए जो हमारा रहेगा उसके अंदर कट लगाता था। ठीक है, और डीएनए को रिलैक्स फॉर्म में लेके आता था। ठीक है, तो जो हमारी स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर रहती है उसके अंदर टोपोइसोमरेज 2 का क्या काम रहेगा, ये एक तो इसको रिलैक्स रखेगा, और साथ में ही जो हमारा डीएनए है, अभी हम क्या कह रहे हैं कि डीएनए क्या हो रहा है, कंपैक्ट हो रहा है, तो जो ये कंपैक्ट डीएनए है उसमें से जो हमारे डीएनए पर्टिकुलर एक स्ट्रैंड रहेगा उसको दूसरे स्ट्रैंड से मिक्स होने से बचाएगा। ठीक है, और जो हमारा एसएमसी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन रहता है, वो क्या करता है, कंडेंस द डीएनए एंड होल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। ठीक है, देन उसके बाद द इंटरेक्शन ऑफ डीएनए विद द हिस्टोन ऑक्टामर इज डायनामिक which allow changes in nucleosome position and DNA association in response to the frequently changing needs of DNA accessibility। अभी क्या है कि जो न्यूक्लियस स्कैफोल्ड रहता है हमारा, उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा किससे बना है, न्यूक्लियोसोम से ही बना है। और जो हमारा डीएनए होता है और जो प्रोटीन रहते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब जो ये उनकी इंटरेक्शन रहती है वो क्या होती है, एक डायनेमिक इंटरेक्शन रहेगी। उसका मतलब क्या है कि वो इंटरेक्शन कभी स्ट्रोंग हो जाएगी और कभी वीक हो जाएगी। जब भी डीएनए की एक्सेसिबिलिटी चाहिए होगी, यानी कि जब भी डीएनए को एक्सपोज करना होगा किसी एंजाइम के लिए, तब तो क्या हो जाएगी, उनकी इंटरेक्शन वीक हो जाएगी। ठीक है, ताकि हमारा डीएनए एक्सपोज हो जाए और वहां पे कोई भी अगर फंक्शन करना हो, जैसे कि रेप्लिकेशन हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन करनी हो, वो वहां पे पॉसिबल हो पाए। ठीक है, और जब वहां पे उसकी जरूरत नहीं रहेगी तो उनकी इंटरेक्शन कैसी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि जो उनकी इंटरेक्शन रहती है प्रोटीन्स और डीएनए की, वो कैसी होती है, डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, देन उसके बाद चैम्बोल एंड क्लीस सेलेक्टिवली रिमूव histone H1 from chromatin with trypsin and high salt buffer and found that the yielded chromatin with a beads on a string appearance. They named the beads nucleosome. एक आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब चैम्बन और उसके क्लीग्स ने क्रोमेटिन के ऊपर काम किया था, तो उन्होंने जब वहां से हिस्टोन H1 को हटाया था, तो उनको क्या देखने को मिला था, जैसे कि ये हमारा क्रोमेटिन है, ठीक है, इसके ऊपर उनको कुछ बीड्स देखने को मिले थे इस टाइप से, और इन बीड्स को उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोसोम। और अगर आपको न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर याद आ रही हो तो उसमें भी हमने बताया था ना कि हमारा कोर प्रोटीन रहता है और उसके अराउंड क्या रहता है, डीएनए रैप हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये रैप आउट होने के बाद फर्दर जब H1, क्योंकि यहाँ से तो हमने H1 रिमूव कर दिया, जैसे ही H1 आएगा तो ये फर्दर और ज्यादा कंडेंसेशन शो करेगा। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कुछ। दीज आर द लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द हिस्टोन ऑक्टामर डीएनए इंटरेक्शन। जो ये हमारे न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, ये हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर यानी कि जो हमारा कोर था, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए की इंटरेक्शन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, या फिर जो उनकी स्टेबिलिटी रहती है उसको अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। These protein complexes use energy released from ATP hydrolysis to facilitate changes in the nucleosome location. ये क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोसोम था, ठीक है, उसके अराउंड क्या था, डीएनए हमारा रैप आउट कर रहा था। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसोम है इसकी पोजीशन को अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कौन, न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस। और वो क्या करेंगे, जो हमारे न्यूक्लियोसोम की पोजीशन रहती है उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। देन उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसोम चेंजेस मीडिएटेड बाय दीज एंजाइम्स, स्लाइडिंग, ट्रांसफर्ड एंड एक्सचेंज ऑफ H2A H2B डाइमर। जो ये हमारे न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो डीएनए के साथ न्यूक्लियोसोम की
इंटरेक्शन रहती है उसको अफेक्ट करते हैं। और वो जो चेंजेस होते हैं न्यूक्लियोसोम की पोजीशन के अंदर, वो 3 टाइप के चेंजेस दिखाते हैं, स्लाइडिंग, ट्रांसफर्ड और एक्सचेंज ऑफ H2A H2B डाइमर। जैसे कि ये हमारा कोई एक यहाँ पे कोर स्टोन हो गई, ठीक है, ऑक्टामर हो गया ये कोई, ठीक है, और ये हमारे अलग अलग न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, ये हमारे 5 न्यूक्लियोसोम हो गए। तो सबसे पहले अगर हम स्लाइडिंग की बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो हमारे न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, ये एक पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। और हमने क्या बताया कि जो हमारे न्यूक्लियोसोम होते हैं वे क्या करते हैं, डीएनए को कंपैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए रहता है वो लेस एक्सेसिबल हो जाता है किसी भी एंजाइम के लिए, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पे किसी प्रोटीन को आके जब अटैच होना होगा तो यहाँ से ये क्या होना चाहिए, हमारा एक्सपोज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्या है, ऑक्टामर प्रेजेंट है, तो इस ऑक्टामर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, या फिर इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर इसकी पोजीशन को हम स्लाइडिंग के थ्रू चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये अब क्या हो गया, जो ये हमारा पर्टिकुलर ये पॉइंट था ये यहाँ पे एक्सपोज हो गया, और हमारा जो ऑक्टामर था वो स्लाइड होके या फिर अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरे पोजीशन के ऊपर चला गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग। दूसरे हमारा क्या हो सकता है, इजेक्शन, जिसके अंदर जो ये हमारा ऑक्टामर था यही यहाँ से रिमूव हो जाए। जैसे कि अगर इसको हम यहाँ से रिमूव कर दे तो हमारी ये स्ट्रक्चर बचेगी, जो हमारा बाइंडिंग साइट होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमारा कोई डाइमर एक्सचेंज कर ले, जैसे कि जो हमारा H2A H2B डाइमर जो रहता है, अगर हम उसको यहाँ पे एक्सचेंज कर ले, ये हमारा किसी दूसरे न्यूक्लियोसोम का H2A H2B हमारा डाइमर है, उसके साथ क्या कर लिया, इसको एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डाइमर एक्सचेंज टाइप। देन उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस की, तो उसके हमने कुछ यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा एक है SWI या फिर SNF। ये क्या होता है, ब्रॉडर डोमेन होता है हमारा, और इसके अंदर ये स्लाइडिंग शो कर सकता है, ठीक है, यानी कि ये स्लाइडिंग करवा देगा हमारे न्यूक्लियोसोम की और ट्रांसफर भी करवा देगा। दूसरा हमारा कौन सा है, ISVI। ये क्या होते हैं, ब्रॉडर डोमेन, सेंट डोमेन और PhD फिंगर्स के साथ बाइंडिंग शो कर देंगे, और इसके अंदर स्लाइडिंग यहाँ पे पॉसिबल रहती है, और जो ट्रांसफर रहता है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। देन उसके बाद CHD है, जो कि क्रोमोडोमेन, PhD फिंगर, सेंट डोमेन के साथ बाइंडिंग शो कर देंगे, और यहाँ पे भी स्लाइडिंग तो पॉसिबल होती है और साथ में जो ट्रांसफर होता है वो भी यहाँ पे पॉसिबल रहेगा। देन उसके बाद INO80, ये हमारा ब्रॉडर डोमेन के साथ बाइंड करेगा और ये स्लाइडिंग तो शो कर देगा, लेकिन इसके लिए जो ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो अभी तक डिटरमाइन नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी स्लाइडिंग प्रोसेस रहती है ये हमारी सबसे कॉमन टाइप की न्यूक्लियोसोम चेंज प्रोसेस रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, AT रिच डीएनए हैज एन इंट्रिंसिक टेंडेंसी टू बेंड टुवर्ड द माइनर ग्रूव। जो हमारे AT रिच डीएनए का पोर्शन रहता है वो हमारा कहाँ पे मिलता है, हमें मैक्सिमम माइनर ग्रूव की तरफ, और वहां पे वो क्या कर लेता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देयरफॉर AT रिच डीएनए इज फेवर्ड इन पोजीशन इन विच माइनर ग्रूव फेसेस हिस्टोन ऑक्टामर। इसीलिए जो हमारा माइनर ग्रुप रहता है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम AT रिच डीएनए। दूसरा अगर हम बात करें GC रिच डीएनए की, हैज अपोजिट टेंडेंसी एंड इज फेवर्ड मोर व्हेन द माइनर ग्रुप इज फेसिंग अवे फ्रॉम द हिस्टोन। देन उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो टर्मिनल टेल ऑफ हिस्टोन। जो हमारे हिस्टोन रहते थे, हिस्टोन की क्या होती थी, एक टेल रहती थी हमारी अमाइनो टेल, ठीक है, और ये जो टेल रहती थी ये हमारी डीएनए कंपैक्टेशन के लिए जरूरी होती थी। तो अगर हम इस टेल की कोई मॉडिफिकेशन करते तो डीएनए की कंपैक्टेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और उसी से क्या होते हैं, हमारे जो एंजाइम रहते हैं या फिर कुछ प्रोटीन्स रहते हैं वो हमारे डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो लाइसिन अमाइनो एसिड रहता है टेल के अंदर इज मॉडिफाइड विद द एसिटाइल और मेथाइल ग्रुप। जो हमारे अर्जिनिन ग्रुप रहता है इन द हिस्टोन टेल इज मॉडिफाइड विद द वन और मल्टीपल मिथाइल ग्रुप्स। और जो सीरिन, थ्रियोनिन या फिर टायरोसिन रहता है और मॉडिफाइड विद द फॉस्फेट। अब हम H4 हिस्टोन को लेते हैं और उसके अंदर लाइसिन की एसिटाइलेशन हो जाए, जैसे हमने अभी बताया ना कि हमारा लाइसिन की क्या हो सकती है, एसिटाइलेशन भी हो सकती है और मिथाइलेशन भी हो सकती है। तो अगर लाइसिन जो कि हमारा 8th पोजीशन या फिर 16th पोजीशन के ऊपर है, उनकी अगर एसिटाइलेशन हो जाती है तो वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टार्ट साइट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि वहां से हमारे एक्सप्रेशन स्टार्ट होगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें H4 की ही, और जो हमारा लाइसिन था
उसकी अगर एसिटाइलेशन हो जाए कौन सी पोजीशन पे, 5th या फिर 12th के ऊपर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा मार्क्स न्यूली सिंथेसिस H4 मॉलिक्यूल, ठीक है, जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड H4 स्टोन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करें H3 की, और उसके अंदर अगर लाइसिन की मिथाइलेशन हो जाती है पोजीशन 4, 36 या फिर 79 के ऊपर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस्ड जीन को। देन उसके बाद अगर H3 की हो जाती है लाइसिन की मिथाइलेशन, वो भी पोजीशन कौन से पे, 9 और 27 पे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएटेड विद द ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन डोमेन रिकॉग्नाइज मोडिफाइड स्टोन, जो हमारे प्रोटीन डोमेन रहते हैं कुछ, जैसे कि पीछे हमने क्या देखे थे, ब्रोडोडोमेन, क्लोरोडोमेन, इनकी हमने बात की थी ना, जैसे कि ब्रोडोडोमेन हो गया, क्लोरोडोमेन हो गया। अब हम इन डोमेन्स की बात करते हैं कि हमारे कुछ प्रोटीन डोमेन्स रहते हैं जो कि मोडिफाइड स्टोन कौन से हमारे, जैसे कि अभी हमने टेल की एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन की बात की है ना, वे वाले हमारे जो मॉडिफाइड स्टोन रहते हैं उनको कौन डिटेक्ट करता है, प्रोटीन डोमेन रहते हैं हमारे कुछ, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोटीन डोमेन सच एज ब्रोडोडोमेन, सॉरी ब्रोमोडोमेन, क्लोरोडोमेन, ट्यूडोडोमेन एंड पीएचडी फॉर प्लांट होम्योडोमेन फिंगर्स स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टोन टेल। जैसे कि अगर हम ब्रोडोडोमेन की बात करें, ब्रोडोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन इंटरेक्ट विद द एसिटाइलेटेड हिस्टोन टेल्स, जो हमारे ब्रोडोडोमेन रहते हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एसिटाइलेटेड हिस्टोन टेल्स के साथ। क्रोमोडोमेन, ट्यूडोडोमेन या फिर फिंगर पीएचडी कंटेनिंग प्रोटीन इंटरेक्ट विद द मिथाइलेटेड हिस्टोन टेल। और जो हमारा एसिएंटिसेंट डोमेन रहता है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विद द अनमोडिफाइड हिस्टोल टेल, ठीक है। ये हमारे अनमोडिफाइड जो स्टोन टेल रहती है उनके साथ ज्यादा प्रेफरेबली इंटरेक्ट करेगा। अगर हम बात करें स्पेसिफिक एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोन मॉडिफिकेशन, जो ये इनकी स्टोन की मॉडिफिकेशन हो रही थी उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम हमारे रहते हैं, जैसे कि देयर आर सम स्पेसिफिक एंजाइम दैट कैटलाइज द मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, जैसे कि हमारा एक होता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, जिसको हम HATV बोलते हैं, कैटलाइज द एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, जैसे कि हमारे एग्जांपल है सागा, PCAF, न्यू A3 या फिर न्यू A4। एक हमारा होता है निस्टोन डी एसिटाइलेज, ये क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करता है, इसके हमारे एग्जांपल है न्यूड RPD3 लार्ज, RPD स्मॉल। देन उसके बाद एक है हमारा हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफेरेज, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, कैटलाइज द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, इसके हमारे एग्जांपल कौन से है, SCT1, SCT2, DOT1, PRMT। एक हमारा होता है हिस्टोन डीमिथाइलेज, नाम से जैसे पता चल रहा है ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को रिमूव करेगा, इसके हमारे एग्जांपल है LST1, JHDM1, JHDM3। देन उसके बाद एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है पैकेजिंग रेशियो का। पैकेजिंग रेशियो हमें ये बताती है कि क्रोमोसोम के अंदर हमारा जो टोटल DNA है वो कितने टाइम्स कंडेंस हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम एक केस लेके चलते हैं कि हमारा कोई DNA है ये, ठीक है, और इसके अंदर टोटल हमारे बेस पेयर है 10,000, ठीक है। अभी हमें एक पता है कि हमारे जो दो बेस पेयर रहते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना होता है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अब अगर 10,000 बेस पेयर है तो उनकी टोटल लेंथ क्या होगी, टोटल DNA की लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेंथ ये होगी 0.34 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी -9 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 0.34 इंटू 10⁻⁻9, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3.4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 3.4 माइक्रोमीटर। अब ये तो हमारी क्या हुई, टोटल DNA की लेंथ हो गई। अब हमने देखा कि जो हमारा ये क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद हुआ है, ये टोटल जो हमारा DNA था ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा, और जो वो क्रोमोसोम बना है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3.4 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पैकेजिंग रेशियो को देखें तो पैकेजिंग रेशियो हमारी क्या आएगी, लेंथ ऑफ DNA कितना आया हमारा, 3.4 माइक्रोमीटर, और साइज ऑफ क्रोमोसोम कितना है, वो भी हमें 3.4 ही दिया है, तो ये भी हमारा 3.4, तो अगर ये कैंसिल आउट हो गए तो कितना आएगा हमारा 1, तो हमारी पैकेजिंग रेशियो यहाँ पे क्या आती है 1। तो हमारा पैकेजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ DNA डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम बात करते हैं क्रोमेटिन की,
क्रोमेटिन हमारा क्या था, जो 30 नैनोमीटर फाइबर था ना, वो भी हमारा क्रोमेटिन ही था। उसके बाद जो हमारी स्कैफोल्ड फॉर्मेशन हुई है वो भी हमारा क्या है, क्रोमेटिन ही है। क्रोमेटिन हमारा क्या होता था, क्रोमेटिन होता है हमारा डीएनए प्लस प्रोटीन। जहां पे भी हमारा डीएनए के साथ प्रोटीन बाइंड हो जाता है वो हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रोमेटिन। तो जो हमारा क्रोमेटिन फर्दर जो ये 30 नैनोमीटर था, देन उसके बाद स्कैफोल्ड फॉर्मेशन हुई, फर्दर इसकी क्या होगी, और भी ज्यादा कंपैक्टेशन हो जाती है। और क्रोमोसोम बनने से पहले की जो स्टेज रहती है, वो जो हमारा क्रोमेटिन रहेगा उसके हमारे दो टाइप होते हैं, एक हमारा होता है यूक्रोमेटिन और एक हमारा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। अगर हम बात करें यूक्रोमेटिन की, इट इज अ रीजन ऑफ क्रोमोसोम दैट शो द नॉर्मल साइकिल ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन इन द सेल साइकिल। ये जो हमारा यूक्रोमेटिन होता है, ये क्या करेगा, हमारा कंटिन्यू कंडेंसेशन भी शो करता रहेगा और डीकंडेंसेशन भी शो करता रहेगा। इट अंडरगोज ए चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ स्टेनिंग ranging from darkest in middle of the mitosis to the lightest in S phase। जो हमारा यूक्रोमेटिन रीजन रहता है वो हमारा लाइट स्टेनिंग से लेके मिडल स्टेनिंग तक शो करता है, ठीक है। उसके बाद जीन्स प्रेजेंट इन द यूक्रोमेटिन रीजन आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जो हमारे जीन्स यूक्रोमेटिन रीजन में मिलते हैं हमें, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहते हैं। इट इज डिवॉइड ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। इसके अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंस हमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन की, तो इट यूजुअली रिमेन कंडेंस। जो हमारा यूक्रोमेटिन था वो क्या हो रहा था, कंटिन्यू कंडेंस भी हो रहा था और डिकंडेंस भी हो रहा था, लेकिन जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन रीजन रहता है वो हमारा मेनली कंडेंस में मिलेगा। उसके बाद इट इज डार्कली स्टेन्ड। जो हमारा यूक्रोमेटिन था वो हमारे कैसे स्टेनिंग शो कर रहा था, लाइट स्टेनिंग या फिर मिडिल स्टेनिंग, लेकिन जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन रहता है वो कैसा होता है, डार्कली स्टेन्ड। उसके बाद जीन प्रेजेंट इन द हेट्रोक्रोमेटिन रीजन आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। जो हमारे यूक्रोमेटिन थे वे कैसे थे, एक्टिव, और ये हमारे कैसे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। जो हमारा यूक्रोमेट हेट्रोक्रोमेटिन रहता है उसके हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्या होते हैं, ये हमारे कंटिन्यू कंडेंस फॉर्म में रहेंगे, यानी कि ये कभी भी डीकंडेंस फॉर्म में हमें नहीं मिलते, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एट आइडेंटिकल पोजिशन ऑन बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर। इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। एग्जांपल इसकी क्या है, सेंट्रोमियर और टेलोमियर, ठीक है। दूसरा हमारा होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है हेट्रोक्रोमेटिन का जो टाइप रहेगा, ये हमारा मोस्टली तो क्या होगा, कंडेंस फॉर्म में मिलेगा हमें, लेकिन कभी कभी ये क्या हो जाता है, डीकंडेंस फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। इट वेरीज इन स्टेट इन डिफरेंट सेल टाइप एंड एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। इसका एग्जांपल हमारा क्या होता है, बार बॉडी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।